बात ज़रा करते हैं हमारे डॉक्टर के सेगमेंट में कि इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में ईद उल अज़हा के बाद तकरीबन 18,000 पेशेंट्स दाखिल हुए हैं मुख्तलिफ़ गैस्ट्रो से रिलेटेड मसाइल के साथ। अच्छा, इस पर इस दफ़ा तो मैं यहाँ पे नहीं थी। आई होप कि मुख्तलिफ़ और सेगमेंट्स में आपने इसके बारे में एहतियाती तदाबीर सुनी हो कि जो कुर्बानी का गोश्त है उसको कैसे सेफ़ किया जाए, उसको कैसे फ्रीज़ किया जाए, कौन से हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल हैं जो आपने वहाँ पर फ़ॉलो करने हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा मिक़दार में इसकी कंजम्पशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा गोश्त खाया जाता है, या फिर उसको दूसरे उसूल नहीं देखे जाते कि वो आधा कच्चा है, पक्का है, उसमें से वो गला सही नहीं है, उसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो सही नहीं है। बट दिस रिपोर्ट बिकम्स अ रेगुलर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राबिया अनवर साहिबा, जो कि एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इसके अलावा आप फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक सोसाइटी की। एक और हेल्थ बैंक ग्लोबल को भी लीड कर रही हैं, विच इज़ एन इनिशिएटिव एंड शी इज़ द प्रोग्राम मैनेजर ऑफ दैट। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताएं कि ये इतनी बड़ी तादाद में लोग, वैसे तो अगर आप देखते हैं पंजाब हमारा सबसे आबादी के हवाले से बड़ा सूबा है, 18,000 भी एक मीगर नंबर ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन ये रिपोर्टेड केसेस हैं एंड देयर क्वाइट अ बिट। क्या वजह देख रही हैं इसकी आप? थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये है कि जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे कि सारा साल गोश्त नहीं खाया जाता। बहुत से लोग जो हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते गोश्त, एक तो ये वजह है। लेकिन जब ईद आती है तो हमारा थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है। हम जो है हमारी जो सिस्टम बना हुआ बॉडी का, वो एक हद तक मीट को डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे एक सर्विंग साइज़ है, जो एक वक्त में हमें कितना गोश्त खाना चाहिए, वो 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जो सर्विंग साइज़ है, जिसमें हमारी स्टमक, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको बहुत अच्छा डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन अगर उससे हम एक्सीड कर जाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, और फिर उसका क्या होता है, सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, शाम में भी खा रहे हैं, बैक टू बैक दावतें चल रही होती हैं, या फिर क्वांटिटी वाइज आप पोर्शन साइज़ बड़ा कर लेते हैं। और गोश्त को खाने का तरीका भी हमारे यहाँ जो में रोगन का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, और रोगन है, उसका टेम्परेचर मैनेज नहीं करना। यानी कई दफ़ा मुझे ये भी लगता है कि जो चीज़ें मसाले कवर करी है वो उसकी हीक है, उसका ख़राब हो जाना है। कभी हमने गर्मी के मौसम में बड़ी ईद आई है तो वो गोश्त जो आपने पकाया है, और क्योंकि शायद आपको पता नहीं है तो आप ख़राब क्वालिटी का गोश्त भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होती। बेसिकली जब स्लॉटरिंग होती है तो एक प्रोसेस होता है, उसको रिगर मोर्टिस बोलते हैं। एक मीट को एक अल्लाह की तरफ से ये है कि वो एक प्रोसेस, एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं मीट में, और वो उसमें वो स्टिफ हो जाता है, स्ट्रेच हो जाते हैं उसके फाइबर्स। वो रिगर मोर्टिस हर जानवर का जो पीरियड है वो डिफरेंट है। अब हम क्या करते हैं, हम कुर्बानी का गोश्त काटते हैं और फ़ौरन उसको पकाने का करते हैं। सही। तो उसमें वो गोश्त थोड़ा सख्त भी होता है, और उसमें बहुत एक बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑलरेडी चल रहे होते हैं। यूजुअली हम जब मार्केट से गोश्त लेते हैं तो वो टाइम गुजर चुका होता है। अबे दिस इज़ सो ट्रू। और तभी हमारे यहाँ अक्सर ये बात समझी जाती है कि जी कुर्बानी का जो गोश्त है वो गलता नहीं है। लेकिन वही पहली बात आपने जैसे कहा कि कुर्बानी के गोश्त के बाद रिगर मोर्टिस जो कहा जाता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि जब आप उस अमल से वो गुजरता है, जब स्लॉटर होता है जानवर, तो उसके अंदर कुछ हार्मोनल, कुछ बायोकेमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से उसके गोश्त में स्टिफनेस आ जाती है। यही चीज़ अगर आप किसी को भी देखें, जब उसकी जान निकलती है, इंसान कहता है ना मुर्दा अकड़ जाता है, तो वो अकड़ना बेसिकली उसी प्रोसेस में अगर आप उस गोश्त को पका लेंगे तो वो गलता भी नहीं है। अब जैसे बकरे का जो रिगर मोर्टिस का टाइम है वो 8 से 10 घंटे है। बीफ का उससे भी ज़्यादा है, उसका 12 घंटे है। चिकन एक होती है जैसे, उसका है वो 3 से 4 घंटे है। उसमें फ्रीज़ भी नहीं करना चाहिए। अगर आप उसमें फ्रीज़र में भी डाल देंगे तो वो गोश्त बाद में भी सख्ती रहेगा, क्योंकि उसी स्टेज में फ्रीज़ हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि लोग फ़ौरन पका लेते हैं। और अच्छा, रिगर मोर्टिस का अमल अगर पूरा ना हुआ हो, एक तो चलें गोश्त सख्त है तो यानी उसको हज़म करने में फिर जो मुश्किलात हो रही हैं, ये इन बीमारियों की वजह बन रही है जिसकी वजह से लोग आए हैं। यानी इफ़ आई कनेक्ट द डॉट्स, जी, इट मे बी वन ऑफ द रीज़न। दूसरा वही स्पाइसेस और अंडर कुकड है, सही से कुक नहीं हुआ, ओवर कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ओवरलोड हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम भी, वो तो हैंडल नहीं कर, उस वजह से उनको वॉमिटिंग, डायरिया या गैस्ट्रो के बहुत ज़्यादा इवेंट्स रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। उसके बाद फिर आफ्टर पोस्ट ईद भी फिर आपकी जो फ्रीजिंग किस तरह का आपने किया हुआ, कितना अरसा किया हुआ है, मतलब ये जो इवेंट्स हैं आगे भी जारी रह सकते हैं अगर आप प्रॉपरली फ्रीज़ नहीं करें। सही। तो जैसे फ्रीज़र में अगर बकरे का गोश्त को आपको फ्रीज़ करना है और वो कुक्ड है, कुक्ड
गोश्त को फ्रीज 3 महीने से ज़्यादा आप ना करें। 3 से 4 महीने उसके बाद उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ, फ्रीज़र के अपने बैक्टीरियाज होते हैं जो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर आपने अनकुक्ड रखना है तो वो 4 महीने तक उसका फ्लेवर ठीक रहेगा। 4 महीने से एक्सीड करेंगे तो उसका जूसीनेस फ्लेवर भी ख़त्म होगा, और 4 महीने के बाद मैक्सिमम जो है वो आप 9 मंथ तक फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो क्वालिटी है या फ्लेवर है वो 4 महीने तक बरकरार रह सकता है। अच्छा, अभी मुझे बताएं कि कई लोग जो प्री कुकिंग कर लेते हैं, यानी उसको कोई चीज़ का मसाला लगा के या कोफ्ते या कबाब बना के फ्रीज़ किया जाता है, क्या आप उसको सजेस्ट करेंगी? उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, अगर उसको प्रॉपरली फ्रीज़ किया जाए तो वो चल सकता है, लेकिन उसका भी स्टोरेज जो है, फ्रीज़र स्टोरेज कीमे के भी, और ये जो मसाला लगा हुआ मैरिनेटेड गोश्त होता है उसकी ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं होती। तो दे शुड नॉट बी मतलब फ्रीज़र में पुट इन द फ्रीज़र फॉर लॉन्गर देन, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया तो महीना 2 महीने से ऊपर नहीं रखना चाहिए। हाँ, यानी आप जो बहुत ज़्यादा तादाद में अगर कबाब या कोई चीज़ बना लें, कोफ्ते बना लें कि जी पूरा साल खाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, और उसको आई थिंक उसको जो रैपिंग करने का तरीका भी वो भी बड़ा ठीक है। या तो उसको फॉयल रैप करें आप, सही, उसको एयर टाइट बैग में रैप करें जिसमें ऑक्सीजन ना हो, तो फिर प्रॉपरली उसका सारा ड्रिप्स निकले हों, उसका पानी निकला हो, उसको खुश्क करके अच्छी तरह से ड्राई करके फिर आप फ्रीज़ करें तो वो लंबा चल सकता है, वरना फिर उसमें यानी जो ऑक्सीडाइजिंग का अमल है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि इस वक्त अगर ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं, लेकिन आपकी ये जो उसूल आपने बनाए इससे हम बीमारी को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन हल्का फुल्का अगर लोगों का इस वक्त यानी नॉट अ सिवियर डिग्री बट देयर स्टमक हैज़ बिन अपसेट, या वो कुछ अपने अंदर चेंजेस महसूस कर रहे हैं, तो इसका इलाज क्या है? यानी क्या इसके लिए फ़ौरी तौर पे, हमारे यहाँ तो हर तरह की चूरन चटनी इस वक्त चल रही है कि जी ज़ीरे का पानी पी लो और फलाना कर लो और ये वाली चीज़ हाजिम है, इन चीज़ों के भी नुकसानात होते हैं? देखिए, बहुत सी सेल्फ अगर आप टोटके करेंगे बहुत सी चीज़ें हार्मफुल भी होती हैं। सही, तो इसलिए खुद से हमेशा डॉक्टर का मशवरा कर लेना बेहतर होता है। एंड आई हेट द फैक्ट कि हम इसको जो एडवर्टाइज़ करते हैं वो भी ये कहते हैं कि कुछ भी खा लें, किसी भी क्वांटिटी में खा लें, और सिर्फ फलानी चीज़ की एक फक्की या एक चुटकी आप इस्तेमाल करेंगे तो सब कुछ हज़म हो जाएगा। आप नहीं इमेजिन कर सकते कि ये। अच्छा, आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ें हैं, जो देसी टोटके हैं, आर दे वर्किंग एज प्रोबायोटिक्स, आर दे वर्किंग एज डाइजेस्टिव, ये किस तरह आप हमें डाइजेशन में हेल्प करती है? राबिया, आई एम श्योर दिस इज़ एन एरिया दैट यू कैन कमेंट ऑन। जी बिल्कुल, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल हम जैसे मैरिनेशन के लिए पपीता इस्तेमाल करते हैं, वी नो डैट उसमें है पेन होता है जो कि आपके मीट को टेंडराइज करता है। सही, तो दैट इज़ ट्रू। अच्छा, टोटकों को मैं इस तरह बिल्कुल भी नेगेट नहीं करूँगी कि बिल्कुल नहीं होते, लेकिन हाँ, एविडेंस जो है ना वो कुछ मिक्स्ड है। नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है? क्या ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं बॉडी के वो ज़्यादा मिकदार में बनाने लग जाता है? ये हाज़म, इनकी जो हाज़म क्वालिटी है वो किस वजह से? जी, उनका हाजमा का यही होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ प्रोबायोटिक होते हैं जो जिसमें फर्मेंटेशन हुई होती है, जैसे दही है, या हम कहते हैं ना सब गोल उसमें डाल के आप ले लें तो उससे दैट इज फाइबर, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन दही है जैसे फर्मेंटेड है, या फिर एक वो और चीज़ आती है जैसे कांजी, एक वो मिलती है कैरेट्स का फर्मेंटेड ड्रिंक है, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, आपकी डाइजेशन को एड करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपके बैक्टीरियाज की ग्रोथ, जो हेल्दी बैक्टीरियाज है, जो आपके गट के बैक्टीरियाज है, विच एड मतलब हेल्प्स इन योर डाइजेशन, नॉर्मल डाइजेशन प्रोसेस, वो उस पर ज़्यादा इफ़ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली। लेकिन इसको भी आप याद रखिए कि अगर किसी शख्स को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या ऑन दी अदर एक्सट्रीम डायरिया है तो आपकी जो रेमेडीज़ होंगी वो अलग अलग होंगी। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर आप मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आई नो बिकॉज हम कई शोज़ करते हैं कीटो डाइट के ऊपर जिसके अंदर आपकी मीट या प्रोटीन का इंटेक बढ़ जाता है, उसमें क्योंकि आपकी फ़ाइबर कम होती है, आप फल फ्रूट रोटी वगैरह नहीं खा रहे, तो इसबगोल या इस तरह की चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। दूसरा जो एक कैटेगरी होती है यानी फ़ाइबर के अलावा प्रोबायोटिक्स की, जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है, स्ट्रेन्स आपके पास हैं, ये आपकी गट हेल्थ को इतना इम्प्रूव करती है नहीं करती, ये इस वक्त सवालिया निशान है क्योंकि रिसर्च नहीं है। मैं इस वक्त जब बाहर गई तो आई बॉट अ लॉट ऑफ प्रोबायोटिक्स एज वेल, लेकिन उसके बारे में यही कहा जाता है कि अगेन दिस इज़ वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव, आपकी गट में जाकर इसका इसका फ़ायदा आपको होगा भी नहीं होगा, इसके ऊपर इस वक्त
मुसद्दिका तहकीक इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन जो कॉम्बोचाज हैं, जो हमारे अचार चटनियाँ हैं, जो मुरब्बे हैं, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आपकी गट हेल्थ को यकीनन बेहतर कर सकती हैं। लेकिन आखिरी मैसेज यही होगा कि एतदाल सबसे बेहतरीन है। बैलेंस इज़ द की। हाँ। आप सब्जियाँ भी शामिल करें, गोश्त के साथ दालें भी शामिल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें जब भी गोश्त इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा गोश्त खाने से हाई प्रोटीन अगर बहुत ज़्यादा आप लेंगे हर वक्त तो उससे आपकी बोन्स का कैल्शियम भी निकल जाता है। कुकिंग मेथड्स को भी ज़रा सा देखने की ज़रूरत है। मैं अक्सर ये भी देखती हूँ कि एंड आई नोटिस दिस बिकॉज अब यकीनन हमें अगर गैस के ओपन फ्लेम पे खाना पकाने की आदत थी, हम में से कई लोगों को, क्योंकि जब गैस की लोड शेडिंग शुरू हुई तो आपने इलेक्ट्रिक स्टोव्स पे मूव किया है, तो हमारी कुकिंग मेथडोलॉजी को भी बदलने की ज़रूरत है कि वो गोश्त से निकलने वाला पानी अगर तो आप उसको ड्राई करना चाहते हैं या करी रखना चाहते हैं, हाउ आर यू मैनेजिंग दैट, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और यकीनन ये आपकी सेहत का मामला है, तो बी अ लिटिल केयरफुल। आखिर में ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि छोटे बच्चों में अगर आप डायरिया लाइक सिम्टम्स देख रहे हैं, उनको कोई गैस्ट्रो का मसला है, तो प्लीज़ को पे मत रहें, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी डेंजरस यानी जानलेवा हद तक वो डिहाइड्रेट हो सकते हैं, तो आप उनको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास लेके जाएं। बहुत शुक्रिया राबिया मौजूद होने के लिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाना खाएँ, लेकिन खाना खाने के लिए ज़िंदा ना रहें, ज़िंदा रहने के लिए खाना खाएँ, जो कि ज़्यादा अहम है।